पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द और उसके भेद करवाए थे, तो आज हम चर्चा करते हैं वाक्यों और उसके भेद पर। वाक्यों भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है और हम सभी वाक्यों की सहायता से अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वाक्य जो है वो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है और हम वाक्यों की मदद से ही अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। इसमें मोहन जो है वो राम से पूछता है, मोहन क्या पूछता है, क्या तुम आज स्कूल गए थे? राम, हाँ मैं स्कूल गया था। मोहन दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, तुमने आज लंच में क्या खाया? राम जवाब देता है, मैंने आज बिरयानी खाई। तो इन दोनों के बीच में, राम और मोहन के बीच में जो संवाद हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है? वाक्यों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि वाक्य ही है जो किसी भी व्यक्ति की जो भाव हैं या विचार हैं उनको पूर्णतः अभिव्यक्ति प्रदान करने का अवसर देता है। तो वाक्यों की परिभाषा देख लेते हैं हम। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। तो क्या है? वाक्य भाषा की एक इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ का हमें आभास करवा देता है, प्रतीक करवा देता है। तीसरी परिभाषा देखते हैं। शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसका तात्पर्य यही है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाला जो बात कह रहा है उससे दूसरा समझने वाला उसको सही ढंग से समझ गए कि उक्त व्यक्ति क्या बात कहना चाह रहा है। तो शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो आपको वाक्यों का पता चल गया होगा परिभाषा के माध्यम से भी और उदाहरणों के माध्यम से ही कि वाक्य वास्तव में है क्या। अब देखो आगे, वाक्यों की रचना या वाक्यों के खंड। अब वाक्यों के कितने खंड हैं, वाक्यों के कितने अंश हैं? वाक्यों की रचना दो अंशों से होती है। कोई भी वाक्य जो है वो दो अंशों से बनता है। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। इसके दो अंश हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब देखो उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। उद्देश्य और विधेय, यहाँ पर मैंने दोनों अलग अलग करके लिखे हैं। इसमें देखो, उद्देश्य है हिटलर, विधेय है जर्मनी का बादशाह था। दूसरे उदाहरण में, वह बचपन में बड़ा भावुक प्रवृत्ति का था। तो वह जो है वो उद्देश्य है, बचपन में बड़ा भावुक प्रवृत्ति का था, विधेय है। मोहन मैदान में खेल रहा, तो मोहन इसमें उद्देश्य है, मैदान में खेल रहा था, विधेय है। उसे खेलने में बड़ा आनंद आता था, उसे उद्देश्य है और खेलने में बड़ा आनंद आता था, विधेय है। पहले खंड में आए पद समूहों को उद्देश्य कहते हैं। तो पहला खंड यही था, हिटलर, वह, मोहन और उसे। और दूसरे खंड में जो पद समूह आए हैं उन्हें विधेय कहा जाता है। जैसे जर्मनी का बादशाह था, बचपन में बड़ा भावुक प्रवृत्ति का था, मैदान में खेल रहा था, खेलने में बड़ा आनंद आता था। तो ये जो है ये दूसरे खंड हैं जिसमें ये विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको उद्देश्य और विधेय की परिभाषा भी बताता हूँ। उद्देश्य क्या है? जिस विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य क्या है? कर्ता और उसके विस्तार को हम उद्देश्य कहते हैं। अब कर्ता और उसका विस्तार क्या है? ये एक बात आती है हमारे मन में कि कर्ता और उसका विस्तार क्या है। ठीक है, तो परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। अब देखो, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है में व्यक्ति जो है वो उद्देश्य है, परिश्रमी उसका उद्देश्य का विस्तार है, सफल होता है विधेय है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? कर्ता और उसके विस्तार को। अब दूसरे में देखते हैं, दशरथ पुत्र राम ने रावण का वध किया।
तो राम ने क्या है, उद्देश्य है दशरथ पुत्र, उद्देश्य का विस्तार है। रावण का वध किया, विधेय है। अगला उदाहरण देखते हैं, मोहन का बेटा स्कूल गया। बेटा जो है वह उद्देश्य है, मोहन का उद्देश्य का विस्तार है, स्कूल गया विधेय है। तो इस ढंग से उद्देश्य का विस्तार होता है, अर्थात उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही उद्देश्य का विस्तार किया जाता है, जिससे समझने वाला उसको बड़ी आसानी से समझ सके। अब दूसरा क्या है, विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब विधेयों का भी विस्तार होता है, जैसे उद्देश्यों का विस्तार होता है वैसे विधेयों का भी विस्तार हो जाता है। सीता प्रश्नोत्तरी लिखती है, सीता उद्देश्य है, लिखती है विधेय है। प्रश्नोत्तरी जो विधेय है उसका विस्तार है। अगला, श्रेयस क्रिकेट खेलता है। श्रेयस क्या है, व्यक्ति का नाम है, ये उद्देश्य है, खेलता है विधेय है। क्रिकेट विधेय का विस्तार हो जाता है। घड़ी धीरे धीरे चलती है, तो घड़ी क्या है, उद्देश्य है, चलती है विधेय है, धीरे धीरे क्या है, विधेय का विस्तार है। वह चाय पीकर चला गया, वह उद्देश्य है, चला गया विधेय है, चाय पीकर विधेय का विस्तार है। तो ये है उद्देश्य और विधेय। अब आ जाते हैं आगे कि वाक्यों के भेद। वाक्यों के कितने भेद होते हैं? वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है रचना, संरचना या बनावट के आधार पर। अगर आपको को पूछ ले कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो ये तीनों जो है, रचना, संरचना और बनावट, एक ही चीज है। तो इसके तीन आगे जो है भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर दूसरा है आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है वो किए जाते हैं। अब पहले में आप देख लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के दृष्टि से वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं। यह रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है दूसरा, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब इसमें क्या होता है, जो आपका परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, या संयुक्त को सरल में बदलिए या मिश्र में बदलिए। इस ढंग से थोड़ा सा परीक्षार्थी को घुमाया जाता है ताकि उसका वो ज्ञान जांचना चाहते हैं कि उसको वाक्य वास्तव में आते हैं या नहीं आते हैं, क्या उनको वो बदल भी सकता है या नहीं। तो पहला देख लेते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो तथा एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, एक ही उद्देश्य आता है और एक ही विधेय आता है। सरल वाक्यों को उपवाक्य भी कहा जाता है। ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सरल वाक्यों को ही उपवाक्य भी कहते हैं, क्योंकि 9वीं और 10वीं में प्रश्न आते हैं कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं कि उपवाक्य क्या है। तो सरल वाक्य जो होता है उसे उपवाक्य कहते हैं। उद्देश्य वह सदा है, वह जो है वो उद्देश्य है, सदा सच बोलता है, विधेय है। आज क्या खाया था, तुमने उदय आज क्या खाया था, विधेय है। दूसरा आ जाता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों का भेद कैसे जाने। तो मिश्र वाक्य देख लेते हैं पहले। जिस वाक्यों में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त, जिसमें एक सरल वाक्य रहता है, इसके अतिरिक्त एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इस वाक्य में क्या है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके अलावा जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। देख लेते हैं हम कि कैसे पता चलेगा हमें आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान। अब देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य यहाँ पर हेडिंग भी दे रखा है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे।
राम ने कहा, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ये आश्रित उपवाक्य है। वह खिलौना टूट गया, प्रधान उपवाक्य है। जो पिताजी लेकर आए थे, आश्रित उपवाक्य है। जब से मां, प्रधान उपवाक्य है। जब से मां आई है, जब से मां आई है। बच्चों को समय पर खाना मिल रहा है, बच्चों को समय पर खाना मिल रहा है, आश्रित उपवाक्य है। और जब से मां आई है, प्रधान उपवाक्य है। यहां पर आई है शब्द मुझसे छूट गया है। अगला देखते हैं, वह मजदूर वहां रहता है, प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य है जहां बहुत गंदगी है। तो ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको इसके टिप्स देता हूं कि आश्रित जो आपका मिश्र वाक्य है उसको आपने कैसे पहचानना है। ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर के वाक्यों में दो उपवाक्यों कि, जब से, जहां आदि आश्रय सूचक समोच्चय से जुड़े हुए हैं और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो, कि, जब से, जहां से ये जुड़े होते हैं। जिन सरल वाक्यों से पहले ये शब्द आते हैं वे आश्रित उपवाक्य बन जाते हैं। तो जो, कि, जब से, जहां जिनसे पहले आ जाएगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जब आपको कहा जाएगा कि सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए, तो आपने बीच में ये शब्द जो है उसमें जोड़ देने होते हैं। या कोई शब्द जो है जब से आपने प्रारंभ में भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब से मां, तो जब से, जो, जहां, कि, ये जो शब्द जहां भी लगे होंगे वो आपका मिश्र वाक्य होगा। और आपने जब सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है या संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है, तो आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है कि, जब से, जहां, जो। ये जब शब्द लग जाएंगे कहीं भी तो वो मिश्र वाक्य बन जाएगा। तो ये है इसके टिप्स कि जब से, जहां, जो, ये शब्द आपने माइंड में बिठा लेने हैं। अगला भेद देखते हैं हम इसका, वो है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्यों और मिश्र वाक्य में यही इन शब्दों के, जब आप इनको याद रख लेंगे, ये देखो 4 शब्द हैं ये, कि, जब से, जहां, जो। ये आप एक बार माइंड में बिठा लेंगे तो आप कभी मिश्र वाक्यों को भूलेंगे नहीं। संयुक्त वाक्य देखते हैं, जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य, स्वतंत्र रूप से समूचे बोधक या योजक अव्यय द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य जो हैं वो समान स्तर के होते हैं, ना कोई इसमें आश्रित होता है और ना कोई प्रधान होता है जैसे मिश्र वाक्य में होते थे। तो इसमें क्या है, सब समान होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं और सब जुड़े होते हैं योजक अव्यय द्वारा। अब योजक का क्या होता है, 2 वाक्यों को, 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को हम योजक अव्यय कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि 2 सरल वाक्य किसके साथ जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या था, कि, जो, जब से, जहां, ये 4 शब्द थे और इसमें क्या आ जाते हैं, ये देखो मैंने ये रेड कलर में कर रखे हैं, और, किंतु, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, या, अथवा, न, बल्कि, वर्ण आदि समूचे बोधक या योजक अव्यय द्वारा ये जुड़े होते हैं। कौन से, संयुक्त वाक्य। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, उत्कर्ष 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 6ठी में पढ़ती है। तो इसमें ये देखो और लग गया योजक अव्यय, तो ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, श्रीमती जी आने वाली थी किंतु नहीं आई। किंतु शब्द आ गया इसमें, देखो श्रीमती जी आने वाली थी किंतु नहीं आई, तो किंतु जो शब्द लग गया ये इसको संयुक्त वाक्य बना देता है। तुम यही रहोगे या मेरे साथ चलोगे, देखो या आ गया, या लगने से ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ना मोहन यहाँ आएगा ना सोहन वहां जाएगा, तो न शब्द ये आ गए इसमें। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया, परंतु क्या है, ये योजक अव्यय है और इसे संयुक्त वाक्य बना रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं
कि संयुक्त वाक्य जो है किसके साथ जुड़े होते हैं, और, किंतु, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, या, अथवा, न बल्कि, वर्ण, ये योज्य काव्य जो है इन्हें जोड़े हुए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य जब बदलने के लिए भी आते हैं तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि इनको हमने कैसे बदलना है। अब हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर दूसरा जो भेद किया जाता है वाक्यों का, वो अर्थ पर किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कुछ व्याकरणों में ये 7 भेद दे रखे हैं इसके कि 7 प्रकार के होते हैं, जबकि आपने इसको 8 प्रकार से ही होते हैं, ये दिमाग में बिठाकर चलना है। तो पहला देख लेते हैं हम। पहला है विधिवाचक या विधानात्मक या कथनात्मक वाक्य। तो ये तीनों जो है एक ही चीज है, विधि, विधानात्मक या कथनात्मक। तो कौन से होते हैं ये? इनको इंग्लिश में हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में सामान्य कथन व्यक्त किया जाता है उन्हें विधानात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिनमें सामान्य कथन ही आता है, जैसे रमेश पढ़ता है, सुमित बाजार जा रहा है, सूर्य पूर्व से निकलता है। ये एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वो हैं। ठीक है, तो सामान्य कथन रहता है इसमें। दूसरा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो नेगेटिव से ही स्पष्ट हो जाता है, नकारात्मक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें मना करने का भाव हो, ना करने का भाव हो, नहीं करने का भाव, जिस वाक्य में क्रिया के नहीं होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो नहीं। मैं बाजार नहीं गया था, नहीं गया है। वह बाजार नहीं गया है। ये देखो इसका उदाहरण है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, नहीं। तो ये नहीं नहीं जो है वो निषेध है या नकारात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वक्ता जो है वो प्रश्न पूछता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर जो है श्रोता को या जिससे वो पूछ रहा है उसको देना होता है। आप क्या कर रहे हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो आपका जवाब, जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपको देना होगा। क्या तुम कल स्कूल जाओगे? तो हाँ या नहीं, हाँ मैं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा। तुमने झूठ क्यों बोला? आपसे पूछा जा रहा है, अब तुमने झूठ क्यों बोला? तो आप उसका कोई ना कोई बहाना बनाओगे ही। क्या तुम मुझे फल ला दोगे? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप मुझे जो है वो फल ला दोगे? तो आपका जवाब आएगा उसमें। अगला प्रश्न है, इसका भेद है आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, अब है तो आज्ञावाचक लेकिन आज्ञा के साथ और क्या क्या बन रही है? आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का जो हमें बोध करवाते हैं वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रवि यहाँ से भागो, तो क्या है? ये उसे आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। आप शाम की प्रार्थना में अवश्य आइए, तो ये क्या है? आप शाम की प्रार्थना में अवश्य आइए, ये अनुरोध किया जा रहा है। तुम मोहन के साथ जाओ, तो इसमें क्या है? उसे आदेश देने का ही भाव है। कृपया कभी दर्शन दीजिए, तो क्या है? इसमें प्रार्थना की जा रही है कि आप कभी दर्शन दीजिए। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अब इच्छावाचक क्या है? जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है या आशीर्वाद दिए जाने का भाव प्रकट होता है। इसमें क्या है? इच्छा प्रकट करने का और आशीर्वाद दिए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा से स्पष्ट है जिसके लिए इच्छा, कामना, मनोकामना हो रही है या आशीर्वाद दिए जाने का भाव है। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, तो इसमें क्या है? आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर आपको दीर्घायु दे। भगवान सबका भला करे, इच्छा प्रकट की जा रही है कि भगवान जो है वो सबका ही भला करें। ईश्वर परीक्षा में तुम्हें सफलता दे,
तो इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें जो है परीक्षा में सफलता दे, चलो यहाँ से कहीं और चलें। तो इच्छा प्रकट की जा रही है कि यहाँ ना रहकर कहीं दूसरी और जगह चलते हैं, किसी और दूसरी जगह चलते हैं, चलो यहाँ से कहीं और चलें। तो ये है इच्छावाचक में क्या आपने दो बातें याद रखनी, जिसमें इच्छा और दूसरा आशीर्वाद का भाव है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य, इंटरजेक्टिव सेंटेंस इंग्लिश में इसे कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि का भाव हो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या आपने बात याद रखनी है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम का भाव जिससे प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो विस्मयादि सूचक वाक्य कहलाता है। विस्मय सूचक आपको पता ही है, ठीक है, कि विस्मय सूचक वाक्य क्या है। विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ आता है, वाह तुमने तो बहुत अच्छे, वाह तुम तो बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। तो क्या है इसमें, हर्ष है, वाह तुम तो बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। अब दूसरा उदाहरण देखो, हैं मैं आ भी गया, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अगला देखो उदाहरण इसका, हाय वह मारा गया, इसमें शोक है। हाय ये हिंदी का हाय है, इंग्लिश का नहीं। हाय यहाँ पर शोक का प्रतीक है। उफ आज कितनी गर्मी है, उफ क्या है इसमें, हैरानी भरा है ये, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके बाद आ जाएगा आपका उदाहरण लिखा नहीं है, छी छी इतने पीले दांत, तो वो घृणा का सूचक है, छी छी जहां आप कर रहे हैं। अगला इसका अर्थ के आधार पर वाक्यों का अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य, स्केप्टिकल सेंटेंस। देखो अंग्रेजी में से स्केप्टिकल सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में से संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्यों से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक या संदिग्ध वाक्य भी कहते हैं। देखो जिसमें वाक्यों के होने पर, हमें किसी बात के होने पर संदेह जहां रहे कि पता नहीं वो बात पूरी होगी भी या नहीं होगी, संदिग्ध है, वह शायद ही बाजार जाए, हो सकता है चला भी जाए ना भी जाए, अब तक फसल कट चुकी होगी, तो संभावना ही है, इसमें संदिग्ध है कि शायद अब तक वो फसल कट चुकी होगी, उसका पास होना मुश्किल है। तो संदेह ही प्रकट किया जा रहा है, हो सकता है तुक्का लग भी जाए, पास हो जाए। इसका अंतिम भेद देख लेते हैं हम, संकेतवाचक या संभावनार्थक वाक्यों, प्रोबेबिलिटिव सेंटेंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जिस वाक्यों में एक उपवाक्यों पर दूसरे उपवाक्यों की संभावना निर्भर करे, एक उपवाक्यों पर दूसरे की संभावना इसमें निर्भर करती है, या जिस वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात के होने पर निर्भर करे, या जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है उसे संकेतवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। तो संकेतवाचक में क्या है, एक बात पर दूसरी बात निर्भर करते हैं, या एक वाक्यों के होने पर दूसरे उपवाक्यों की संभावना जो है वो निर्भर करती है। उदाहरण देखते हैं, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। हाँ, अगर आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखो परिश्रम करने पर ही सफलता जो है वो निर्भर कर रही है। दूसरे में देखते हैं, यदि तुम दुकान पर जाते, क्या बोल रहा है, यदि तुम दुकान पर जाते तो पुस्तक अवश्य मिल जाती। ठीक है, तो वो बुक सेलर की दुकान पर अगर जाता तो पुस्तक मिल जाती। तो क्या बोल रहा है, यदि तुम दुकान पर जाते, तो दुकान पर जाना जो है इसमें एक कंडीशन है, तभी जो है पुस्तक मिलनी थी। तो एक उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्यों की संभावना जो है वो निर्भर कर रही है, दूसरे उपवाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ पर। तो ये बात आपने इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये रहे आपके वाक्यों के दोनों आधारों पर भेद, रचना की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से अब समझ आ जाएंगे।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हिंदी कपल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।